अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 31 से लेके 35 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के बारे में भी हमने तफसील के साथ देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन जो होता है वो कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। और इसमें हम दोबारा से देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन किसे कहते हैं। तो जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जॉब्स कैसे डिवाइड करनी है। हमने यही बात की थी ना कि ये देखना कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके अंडर कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो डिफाइन करता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, किसके अंडर हो रहा है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप भी किया जाता है, डिफाइन भी किया जाता है और चेंज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए थे और इन 6 को हमने डिस्कस भी किया था और काफ़ी तफसील के साथ मैंने आपसे ये कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको अगर शॉर्ट में आता है तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के कितने एलिमेंट्स हैं और कौन-कौन से हैं। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको इनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी पता होनी चाहिए, और इनकी जो डिटेल्स है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छी तरह आसान वर्डिंग में समझा दी है। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े या प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लाज़मी सुनें, क्योंकि जब तक आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होते तब तक आपको आगे आने वाली जो फर्दर चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएँगी। उसके बाद है कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाता है। वो एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस की फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं कि बताएं ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का पार्ट है कि नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कितने हैं और कौन-कौन से हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। फर्स्ट वन इज़ सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि फ्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर्मलाइजेशन जो होती है वो छोटी होती है और किसी न किसी बंदे की अथॉरिटी होती है, यानी ये देखा जाता है कि क्या वो ऑनर है, क्या वो मैनेजर है, उसकी अथॉरिटी क्या है। उसके बाद सेकंड वन जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। इसमें क्या होता है कि हाई स्पेशलाइजेशन होती है और रूल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, नैरो कंट्रोल होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ में वो आपसे इस तरह पूछ लेते हैं कि उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी होती हैं, फिर वो पूछते हैं कि बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों से हाई लेवल का होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लेसन नंबर 32 है वर्क डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो इसमें दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस कदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे पुराने हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। तो वो इनफॉर्मल वैल्यूज़ या नॉर्म्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखती हैं कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं वीक स्ट्रक्चर के बारे में, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रक्चर वीक है, तो उसके कितने सिम्पटम्स हैं? 4। तो ये सिम्पटम्स आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, यानी कि इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन कि बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी सिम्पटम वीक स्ट्रक्चर की नहीं है। तो आपको ये चारों पता होंगे तो आप इस एमसीक्यूज़ को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिसीजंस में डिले हो जाता है और डिसीजन की क्वालिटी जो है वो पुअर होती है, लैक ऑफ इनोवेशन है, उसके बाद हाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स के दरमियान। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने होते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो, 2 तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और ये आपने इस तरह से देखना है कि माइक्रो की एग्जांपल्स कौन-सी हैं और मैक्रो की एग्जांपल्स कौन-सी हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यूज़ में आता है, ये शॉर्ट या फिर लॉन्ग में नहीं आएगा। तो एमसीक्यूज़ में आपको किस तरह आता है कि इसके एग्जांपल्स आपको गिवन होंगे और फिर वो पूछेंगे कि बताएँ माइक्रो एनवायरनमेंट है या फिर मैक्रो है। और इस तरह भी आ सकता है कि माइक्रो एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स बताएँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इन वर्कप्लेस। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना। आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? आप मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनिशन के तौर पे आपने ये याद रखना है कि किसी भी इनपुट को जब आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, ये वाली जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेस री-इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करना, और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का मतलब होता है कि उसके साइज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है? उसके साइज़ को चेंज करना, इम्प्रूव करना, प्रॉफिट और एफिशिएंसी वगैरह को इम्प्रूव करना। उसके बाद ई ऑर्गेनाइज़ेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एमसीक्यूज़ के लिए।
तो ई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंटर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो आप बिजनेस ऑपरेशंस के लिए करते हैं वो ई ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें बी टू सी यानी कि ई कॉमर्स है, बी टू बी ई बिजनेस है, इंट्रानेट है और एक्स्ट्रानेट है। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में बहुत वाइडली रिपीट होता है। इसके बाद लेसन नंबर 33 से लेकर 35 तक का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें सबसे पहले एचआरएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये बेसिकली एक मैनेजरल फंक्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ को मैच करता है। ठीक है? और इसमें कितने फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिए हैं, लेकिन आपको 4 से 5 लाज़मी पता होने चाहिए। अगर ये शॉर्ट में आ जाता है कि मेन फंक्शंस ऑफ एचआरएम कितने हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। 4 से 5 अगर आप लिस्ट डाउन कर देंगे तो वो इनफ है। वैसे पेपर में सिर्फ 3 ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार लाज़मी रीड आउट कर लीजिएगा ताकि अगर एमसीक्यूज़ में कोई भी आ जाता है तो आपको पता हो इसका आंसर। उसके बाद मेजर एचआरएम एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती है, इसमें सबसे पहले स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा करना काम के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए इकट्ठा करना। उसके बाद उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है और फिर मेंटेनेंस होती है, यानी कि इन्हें मेंटेन कर लिया जाता है। उसके बाद जॉब एनालिसिस का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जॉब को एनालाइज़ करना। जॉब एनालिसिस जो है ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि जॉब एनालिसिस किस तरह का प्रोसेस है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें जॉब्स की ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस वगैरह तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जॉब की डिस्क्रिप्शन के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए और बेनिफिट्स के लिए, यानी कि तमाम चीज़ों के लिए आप जॉब एनालिसिस को यूज़ करते हैं, जॉब को एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद ये है कि आप किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं अगर आपने किसी भी जॉब को एनालाइज़ करना है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पर्पस को डिफाइन किया जाता है, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को रिव्यू किया जाता है कि उसके बैकग्राउंड पे कितनी इन्फॉर्मेशन है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स जो होती हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है, जॉब का डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है कि आया जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, वेरिफाइड है कि नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ये है कि आप किस तरह, यानी कि कितने मेथड से आप जॉब को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल-जवाबात के ज़रिए कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेंट्स के लॉग्स वगैरह देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से, इन मेथड से आप जॉब को एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कितने सोर्सेज़ हैं जो कि जॉब एनालिसिस में यूज़ होते हैं, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं। यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जॉब एनालिसिस में कौन लोग शामिल होते हैं। तो एम्प्लॉइज़ होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जॉब को एनालाइज़ करने वाला यानी कि एचआर स्टाफ भी कह सकते हैं आप और जॉब एनालिस्ट भी कह सकते हैं। और इसके अलावा आउटसाइड कंसल्टेंट्स भी होते हैं। और जॉब एनालिसिस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वो क्या होती हैं कि अगर टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लग गया है और जॉब को एनालाइज़ करना लेंथी है तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसमें आपको सब्र की ज़रूरत पड़ती है, एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें ये भी हो सकता है कि पर्सनल अभ्यास में ये रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके बाद जॉब एनालिसिस आउटकम्स कितनी हैं, यानी कि जब आप जॉब को एनालाइज़ कर लेते हैं तो उसकी कितनी आउटकम्स निकलती हैं, तो वो बेसिकली 3 होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि जॉब को एनालाइज़ करने के बाद कितनी आउटकम्स निकलती हैं। तो जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें होती हैं कि डिटेल टास्क होता है कि जिसने जॉब करनी है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा या क्या टास्क परफॉर्म करता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि जॉब के हवाले से उसका नॉलेज क्या है, उसकी स्किल्स कितनी है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जॉब एवैल्यूएशन यानी कि जॉब को एवैल्यूएट करना। इसमें क्या होता है कि जॉब्स के रियलिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद होता है करियर, यानी कि काम करना, कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या काम करना चाहते हैं। करियर का मतलब होता है बेसिकली कि इंसान की पूरी जो प्रोफेशनल जर्नी होती है वो करियर कहलाती है। तो इसमें जॉब्स भी हो सकती हैं, इसमें उसका रोल भी हो सकता है, उसमें इसके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद है करियर प्लानिंग, यानी कि अपने करियर को प्लान करना, वो पाथ डिसाइड करना जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। इंडिविजुअल करियर प्लानिंग जिसमें आप खुद, यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से अपना पाथ जो है, अपना रास्ता जो है डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी ही आपको बताती है कि आपने कौन से गोल्स अचीव करने हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस एज में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, तो और वो कौन-सा लेवल होता है। जैसे कि आप स्टार्ट से जब 14 ईयर्स तक जाते हैं, तो आपका ग्रोथ लेवल होता है, यानी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद 15 से 24 ईयर्स तक जो है वो एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि करियर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास ट्राई करने के लिए। और इसके बाद 25 से 44 तक आप क्या करते हैं कि अपने करियर पाथ को बिल्ड करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होती है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस होती है, यानी कि अपने करियर सक्सेस को मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद जब आप लास्ट पे पहुँच जाते हैं, लाइक 65 प्लस ईयर तक आपकी एज चली जाती है, फिर आप रिटायर
रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।